गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपके सामने नए सेट के साथ और पहला क्वेश्चन है कॉमन एरर से। देयर इज मेनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो टू आगरा बट आई प्रीफर रोड ट्रैवल। तो अब देखिए यहाँ पर ये इज जो है वो गलत है, इज की जगह आर हो जाएगा। यहाँ जो इज है वो गलत है, इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर हेयर द फॉलोइंग ईटीसी के बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। अतः देयर आर मेनी मोड्स का प्रयोग होगा, यानी देयर हेयर द फॉलोइंग इत्यादि के बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ जो देयर इज है उसको देयर आर कर देंगे। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, मोड्स। मोड्स क्या है, प्लूरल है, इसी के अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यानी देयर इज मेनी मोड्स की जगह देयर आर मेनी मोड्स का प्रयोग होगा, यानी आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी एरर से है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको एरर से नहीं है, ये आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस से है। राजू वाज प्लेइंग विथ फायर व्हेन ही मेड स्पीचेज अगेंस्ट द मैनेजमेंट। तो प्ले विथ द फायर का अर्थ होता है, ये मुहावरा होता है, प्ले विथ द फायर का अर्थ होता है बहुत बड़ा जोखिम उठाना। प्ले विद द फायर का अर्थ होता है बहुत बड़ा जोखिम उठाना, और बहुत बड़ा जोखिम उठाना के अर्थ में आंसर हो जाएगा टेकिंग अ ग्रेव रिस्क। टेकिंग अ ग्रेव रिस्क यानी आंसर हो जाएगा ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न है। और ये प्रश्न है वन हु डज नॉट टायर इजीली। इसका अर्थ होता है जो आसानी से थकता नहीं है, जो आसानी से थकता नहीं है। इनडेफेटिगेबल का मतलब होता है अथक, अथक। इनडेलिबल का अर्थ होता है अमिट, इनडेलिबल का अर्थ होता है अमिट। इनफ्लेटेबल का अर्थ होता है फूलने लायक। ये इनफ्लेट से बना है, इनफ्लेट मतलब हवा भरना, फूलना, बड़ा होना, फूलने लायक। और इनडिस्ट्रक्टिव का मतलब होता, इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है अनाशवान, जिसका नाश नहीं हो सकता है। तो वन वर्ड बतलाना है जो थकता नहीं है, आंसर हो जाएगा इनडेफिटिगेबल, ऑप्शन ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको एंटोनिम बतलाना है। और देखिए स्कैंटी मतलब होता है कमी, स्मॉल मतलब छोटा, प्रोफ्यूज मतलब पर्याप्त या प्रचुर, पर्याप्त या प्रचुर। कॉन्साइज मीन्स संक्षिप्त, और प्रेसाइज मीन्स सटीक। तो बतलाना है एंटोनिम। तो स्कैंटी का एंटोनिम हो जाएगा प्रोफ्यूज, यानी ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन नंबर
5 की ओर बढ़ते हैं और 5 में जो है वह एक्टिव पैसिव से प्रश्न है और इसको देखिए, ये है दे ओपेंड अ न्यू मॉल नियर बाई लास्ट मंथ। यह जो आपको प्रश्न है पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में है, दे ओपेंड पास्ट इंडेफिनिट है, एक्टिव वॉइस में है। इसका पैसिव क्या होता है? इसका पैसिव होता है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ ऑप्शन ए में कैन लिखा हुआ है, नहीं होगा। ऑप्शन बी सही है क्योंकि यहाँ वाज लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में इज लिखा हुआ है, नहीं होगा। ऑप्शन डी में आपको विल लिखा हुआ है, नहीं होगा। यानी इस तरह का स्ट्रक्चर सिर्फ ऑप्शन बी में है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं जहां पर सेंटेंस अरेंजमेंट से प्रश्न है। इसको देखिए, पहले सभी का मीनिंग बतला देते हैं। व्हेन वी कांट लाफ एट द सेम जॉक अगेन व्हाई शुड वी क्राई ओवर द सेम प्रॉब्लम्स। जब हम किसी एक ही मजाक पर दोबारा नहीं हंसते हैं तो हम क्यों एक ही समस्या पर दोबारा रोएं। वन डे ही टोल्ड देम ए जॉक एंड एवरीवन रोर्ड विथ लाफ्टर। एक दिन उसने एक मजाक किया, जॉक कहा, और प्रत्येक आदमी खिलखिला करके हंस दिया। पीपुल केम टू ए वाइज मैन टू कंप्लेन अबाउट द सेम प्रॉब्लम्स एवरी टाइम। लोग एक बुद्धिमान आदमी के पास आए और उनसे शिकायत किया या उनको बतलाया प्रत्येक दिन या प्रत्येक समय की समस्याओं को। When he repeated the joke twice, nobody laughed anymore. जब उसने मजाक को दोहराया तो किसी ने हंसा नहीं। तो पहला हो जाएगा सी, यानी लोग जो है बुद्धिमान आदमी के पास आए शिकायत को लेकर कि देखिए शिकायत ये है कि हम लोग जो प्रत्येक समय में जिस समस्या का सामना करते हैं उससे संबंधित शिकायत है। दूसरा हो जाएगा आपको बी का मतलब होगा एक दिन उसने मतलब कौन उसने का मतलब हो गया ये वाइज मैन। एक दिन उसने उन लोगों से कहा, यानी देम का मतलब पीपुल से कहा एक जॉक, और सभी जोर जोर से हंसने लगा। और तब हो जाएगा डी, जब उसने जॉक को दोबारा कहा तो कोई नहीं हंसा। अंत में हो जाएगा ए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब हम एक ही जोक को 2 बार कहते हैं तो 2 बार लोग हंसता नहीं है। तो एक ही समस्या अगर बार बार आती है तो बार बार समस्या को लेकर परेशान काहे होते हो। यानी आंसर होगा CBDA, यानी आंसर हो जाएगा डी। और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और 7 में जिस शब्द का स्पेलिंग सही है दैट इज योर आंसर। तो लग्जरी का सही स्पेलिंग ऑप्शन ए में है। लग्जरी मतलब होता है विलासिता पूर्ण या आरामदेह। ठीक है, तो लग्जरी का सही स्पेलिंग ऑप्शन ए में है जिसका अर्थ होता है विलासिता पूर्ण या आरामदेह। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं जहां पर कि साइनोनिम बतलाना है। एडेप्ट का अर्थ होता है दक्ष। दक्ष मतलब प्रवीण, कुशल, जानकार। स्किल्ड का भी अर्थ होता है दक्ष। एलोन मतलब अकेला। अननोन मतलब अनजान। और काइंड हार्टेड मीन्स दयालु। तो साइनोनिम बतलाना है, आपका आंसर हो जाएगा स्किल्ड, यानी ऑप्शन ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपको सेंटेंस अरेंजमेंट से है। सभी का मीनिंग बतला देते हैं तब सेंटेंस को अरेंज करेंगे। द मार्केट which has remained clogged with vehicles was all clear for pedestrians. मार्केट जो
वाहनों से भरा रहता था वो साफ हो गया, क्लियर हो गया पैदल यात्रियों के लिए। द रोड हैज इवन बीन मार्क्ड विथ स्ट्रिप्स डिमार्केटिंग स्पेस फॉर हॉकर्स, यानी सड़क को मार्क कर दिया गया, चिन्हित कर दिया गया वहाँ पर रड दे करके, और कहा गया कि यहाँ हॉकर के लिए जगह है। इट इज ऑल्सो लाइंड विथ ब्यूटीफुल पॉटेड प्लांट्स टू गिव इट ए ग्रीन लुक, वहाँ पर कुछ सुंदर जो है प्लांट्स भी लगाए गए ताकि हरा भरा दिखाई दे। विजिटर्स टू द बीजी करोल बाग मार्केट इन दिल्ली वेयर इन फॉर ए सरप्राइज, यानी आगंतुक जो घने करोल बाग मार्केट दिल्ली में आते हैं वे एक बार हैरत में रह गए, वे एक बार दंग रह गए। तो पहला यही होगा, यहाँ पर नाउन है विजिटर्स, यानी पहला हो जाएगा डी, यानी विजिटर्स जो करोल बाग मार्केट दिल्ली आए तो आने के साथ वे हैरान हो गए, दंग रह गए। दूसरा हो जाएगा एक, क्यों? क्योंकि जिस मार्केट में हमेशा गाड़ियों की भीड़ रहती थी, अब वो मार्केट पैदल चलने वालों के लिए, पेडेस्ट्रियंस मतलब पैदल यात्री के लिए क्लियर कर दिया गया। तीसरा हो जाएगा बी, सड़क जो था वहाँ पर एक स्ट्रिप्स लगा दिया गया, यानी बार लगा दिया गया ताकि हॉकर्स के लिए जगह बच सके। और अंत में हो जाएगा सी, यानी इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे प्लांट्स लगाए गए ताकि सड़क का किनारा हरा भरा दिखे, यानी आंसर हो जाएगा डी ए बी सी, यानी बी हो जाएगा आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं जहां पर इडियम्स एंड फ्रेजेज से प्रश्न है। और देखिए, द अथॉरिटीज हैव टर्न्ड ए डेफ ईयर टू ऑल आवर रिक्वेस्ट्स, ये डेफ के बाद ईयर को अलग कर दीजिए, अलग अलग शब्द है। डेफ ईयर टू ऑल आवर रिक्वेस्ट, टर्न ए डेफ ईयर का अर्थ क्या होता है? अनसुनी करना, अनसुनी करना, यानी सुनकर अंठा देना, नहीं सुनना। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेग्लेक्टेड, अनसुनी करना इस मुहावरे का अर्थ होता है, यानी इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा नेग्लेक्टेड, यानी ऑप्शन बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं जहां पर कि आपको साइनोनिम बतलाना है। 11 में इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना। साइन का अर्थ होता है संकेत। स्टार्ट मतलब शुरू करना। स्लो मीन्स धीमा, और शो मीन्स दिखाना। साइनोनिम बतलाना है, आंसर हो जाएगा स्टार्ट, यानी ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं जहां पर एक्टिव पैसिव से एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है। होम वेयर यू टॉट मैथमेटिक्स, ये प्रश्न आपको पैसिव वॉइस में है। किसका पैसिव है? तो ये पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का, ये पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का। इसका एक्टिव करेंगे तो क्या होता है? एक्टिव में होता है और इसका एक्टिव होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और चूंकि यह क्या है, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये आपको V2 जो है वो वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है हु टॉट यू मैथमेटिक्स, ये सही है, V2 है टॉट। यहाँ हु टीचिंग V4 है, नहीं होगा। यहाँ तो फ्यूचर टेंस कर दिया गया है, नहीं होगा। और इसमें आर प्रेजेंट टेंस कर दिया गया है, नहीं होगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी हु टॉट यू मैथमेटिक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर खाली जगह को भरना है। तो देखिए है
Following detailed deliberations, the meeting has been dashed till next week. यानी आगे की बात को देखते हुए मीटिंग को अगले सप्ताह तक के लिए डैश कर दिया गया। तो प्रपोज मतलब होता है प्रस्तावित करना, प्रस्तावित करना। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना। एजॉर्न मीन्स स्थगित करना, स्थगित करना। और कैंसल्ड मतलब रद्द करना। तो यहाँ होगा मीटिंग को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी खाली जगह में एजॉर्न्ड का प्रयोग होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर कि आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से दिया गया प्रश्न है और देखते हैं। मीरा हैज अ फ्रेंड हु पेरेंट्स लिव इन द दुबई। तो यहाँ देखिए हु से गलती है। हु जो है नॉमिनेटिव में क्या होता है? हु। एक्यूजेटिव में क्या होता है? हुम। और पजेसिव में क्या होता है? हुज। तो हु मतलब होता है जो। हुम का मतलब क्या होता है? जिसे। और हुज मतलब होता है जिसका। तो आगे जब नाउन आता है, इसके बाद जब नाउन आता है तो हम इस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स नाउन है, तो जहाँ हुज होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो व्हिच यहाँ पर है, ए में नहीं होगा, बी में होम है नहीं होगा, और सी में यहाँ हुज है, इसीलिए आपका सी आंसर हो जाएगा। यानी हैज अ फ्रेंड हुज पेरेंट्स लिव का प्रयोग होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको सेंटेंस कंप्लीशन से प्रश्न है और देखिए। इट इज हार्ड टू कंसीव of a more dash route than the one that this determined traveler choose to follow। यह मुश्किल है ग्रहण करना ज़्यादा डैश रास्ता अपेक्षाकृत उसका जिसको कि इस यात्री ने चयन किया है, चूज किया है। एस्टिमुलेटिंग मतलब उत्प्रेरक। डाउंटिंग मीन्स डरावना। डैशिंग मीन्स शानदार। प्रोवोकिंग मीन्स उकसाने वाला। तो हो जाएगा प्रोवोकिंग अर्थ के अनुसार, यानी 15 का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी प्रोवोकिंग। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर कि सैनोनिम बतलाना है आपको। ऑब्स्टैकल का अर्थ होता है बाधा। बेनिफिट मतलब लाभ। एसेसरी मीन्स कलपुर्जा। क्लियरेंस मीन्स अनुमोदन। अनुमोदन यानी आगे जाने की अनुमति। बैरियर मीन्स बाधा। सैनोनिम बतलाना है ऑब्स्टैकल का, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बैरियर, यानी ऑप्शन डी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कि स्पेलिंग टेस्ट से प्रश्न है। फोर्टिथ का सही स्पेलिंग जो है, फोर्टिथ का सही स्पेलिंग जो है वह आपको ऑप्शन बी में है, और ये सही है। इसका अर्थ होता है 40वां। ठीक है, और ये स्पेलिंग सही है। इस तरह से आंसर होगा बी। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18,
और इसमें क्या है तो आपको एरर से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए, कॉज आर अमंगस्ट द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, नन shows more passionate tenderness towards their young। तो इसमें आपको देखिए, यहाँ जो मोर का प्रयोग है ये गलत है, यानी यहाँ जो मोर का प्रयोग किया गया है ये मोर नहीं होगा, मच होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का सेंस नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री का सेंस रहता तो आगे मोर के बाद देन भी होता, THAN भी होता, तो THAN कहीं है नहीं, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव डिग्री में कर देंगे, यानी मोर की जगह मच का प्रयोग होगा। मच का प्रयोग होगा, मोर की जगह मच का प्रयोग होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी नन shows मच पैसोनेट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर कि आपको साइनोनिम बतलाना है, और उसको देखिए। इंडेवर का अर्थ होता है प्रयास करना, प्रयास करना, और सक्सेस मीन्स सफलता, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, उपलब्धि, रिजल्ट मीन्स परिणाम, और अटेम्प्ट मीन्स प्रयास। तो साइनोनिम बतलाना है, आपका आंसर हो जाएगा अटेम्प्ट, यानी ऑप्शन डी। और अब हम 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर कि आपको एंटोनिम बतलाना है। और देखिए, वीकनेस मीन्स दुर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी, इलनेस मीन्स रोग, बीमारी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, स्ट्रेंथ मीन्स बल, डिसएबिलिटी मीन्स अयोग्यता, अयोग्यता। तो एंटोनिम बतलाना है वीकनेस का, आंसर होगा बी, यानी स्ट्रेंथ। और अब हम आगे 21 से लेकर 25 के लिए जो बढ़ेंगे, उसमें आपको एक क्लोज टेस्ट जो है वो दिया हुआ है, और जिसके में आपको 5 खाली जगह है, उसको देखते हैं। पहले इसकी हिंदी कर देते हैं। मिस्टर आनंदा कुमार, साइंटिस्ट, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, सेज दैट एलिफेंट्स आर इंजीनियर्स ऑफ द इकोसिस्टम। यानी मिस्टर एम आनंद कुमार जो कि वैज्ञानिक है और प्रकृति नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन से संबंध रखते हैं, वे कहते हैं कि हाथी जो होता है वह पर्यावरण में का इंजीनियर होता है, अभियंता होता है। ही एक्सप्लेन्स दे आर सीड डैश forests without dash have been observed to not have young dash at all। ये जो हैं बीज को डैश करने वाले होते हैं जंगलों में, बगैर डैश किए हुए और देखे हुए, और बगैर कोई छोटा डैश किए हुए। दिस इज बिकॉज डैश स्पेसीज डिस्पर्स सीड्स। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि डैश प्रजाति जो है वे डिस्पर्स करते हैं, तितर बितर कर देते हैं बीजों को, ओनली थ्रू एलिफेंट्स, केवल हाथी के द्वारा। द एनिमल्स आर फिनोमिनल एट डैश देमसेल्व्स। और जानवर हाथी जो होते हैं वे एक अद्भुत होते हैं और वो खुद को डैश करते हैं जो नया पर्यावरण स्थिति होती है उससे, और वे किसी भी समस्या से का समाधान नेगोशिएट भी करते हैं। कुछ शब्दों का मीनिंग लिख सकते हैं। और कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, संरक्षण। इकोसिस्टम मीन्स पर्यावरण, और
ऑब्जर्व मीन्स देखना, स्पेसीज मीन्स प्रजाति, डिस्पर्स मीन्स तितर बितर होना, तितर बितर होना, फिनोमिनल मीन्स अद्भुत, फिनोमिनल मीन्स अद्भुत, और नेगोशिएटिंग मीन्स सौदा करना, मोल जोल करना, निपटना। अब आप फिर से देखिए, आनंद कुमार जो वैज्ञानिक हैं, कहाँ का, तो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन का, वो कहते हैं कि हाथी जो है वो इकोसिस्टम में इंजीनियर का काम करता है। वो इस चीज़ की व्याख्या करते हैं कि वे बीज जो है उसको डैश करने वाले होते हैं। तो बीज को हाथी क्या करते हैं, डिस्पर्सर्स होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर तितर बितर कर देते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि हाथी क्या करता है, कोई चीज़ का फल खा लेता है तो उसका बीज को दूसरे जगह ले गया, वहाँ पर वह मलमूत्र करता है, तो उससे जो बीज निकलता है तो नया प्लांट वहाँ जन्म लेता है। इस तरह से वह बीज को क्या करता है, तो डिस्पर्स कर देता है। फॉरेस्ट विदाउट डैश हैव बीन ऑब्जर्व्ड, और ये जो है आपको फॉरेस्ट जंगल में ऐसा करते हैं, विदाउट डैश हैव बीन ऑब्जर्व टू नॉट हैव यंग डैश, और बगैर किसी डैश का, बगैर किसी डैश का, तो इसमें दूसरा में हो जाएगा एलिफेंट्स, बगैर एलिफेंट्स इसको देखे ऐसा कर देते हैं। नॉट हैव यंग डैश एट ऑल, और इसमें कोई डैश भी नहीं होता है, तो यहाँ सेपलिंग्स हो जाएगा। सेपलिंग्स मतलब होता है बालक पौधा, ठीक है, बालक पौधा होता है ना, यंग प्लांट, छोटका अंकुरित प्लांट जो है, यानी बगैर अंकुरित प्लांट का जो है जंगल में एक दूसरे जगह से दूसरा जगह प्लांट चला जाता है। दिस इज बिकॉज, यह ऐसा इसीलिए होता है, यह ऐसा इसीलिए होता है, गलत बतला दिए, कब है 23, तो 23 तक तो हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, दिस इज बिकॉज डैश स्पेसीज, ऐसा इसीलिए होता है कि डैश प्रजातियां जो हैं वह बीज के माध्यम से डिस्पर्स हो जाते हैं हाथी के द्वारा। तो डैश यहाँ स्पेसीज प्लूरल है, सर्टेन के बाद क्या होता है, तो प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। तो ये यहाँ पर खाली जगह में 24 में क्या हो जाएगा, सर्टेन, यानी कुछ जो प्रजातियां हैं बीज के माध्यम से हाथी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। द एनिमल्स आर फिनोमिनल, हाथी जो होते हैं वो अद्भुत होते हैं, खुद को इकोलॉजी से डैश करने में, अनुकूलन करने में। तो अनुकूलन के अर्थ में एडॉप्टिंग का प्रयोग हो जाएगा। इसमें कुछ शब्दों का, एडॉप्टिंग मतलब अनुकूल बनना, अनुकूल बनना होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग मतलब ढांचा बनाना, और एक्सपेंडिंग मीन्स फैलाना, एक्सपेंडिंग मीन्स फैलाना। कंजर्वेशन मतलब तो बतला दिए हैं, संरक्षण, कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण। सैपलिंग्स मीन्स छोटा पौधा, अंकुरन। स्पेसीज मीन्स प्रजाति, ठीक है। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चन जो है वो आपका फिनिश हो गया। आज इतना ही, आगे अगले सेट में। थैंक यू वेरी मच।